જે એમની પાસે જે બચી ખુશી જમીન છે એ પણ આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવીને સરકાર એને છીનવી રહી છે। આજે રોજના આવા લોકડાઉનની અંદર રોજના ઝઘડા ચાલે છે સરકાર જોડે, પ્રશાસન જોડે, પોલીસ જોડે ઘર્ષણો થાય છે। લોકડાઉન કરીને આજે આ 6 ગામની જમીનો પર સરકાર તરાપ મારી રહી છે। મળી જશું પણ અહીંથી અમારો વિસ્તાર અમે અહીંથી છોડીને અમારી જન્મભૂમિ, અમારા દેवस्थानों, અમારો नदी किनारो छोड़ीने અહીંથી कदापि कोई जगह અમે જવાના નથી। आदिवासी अपनी भूमि बचाने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा है उसके देखते हुए लगता है कि वहाँ के आदिवासियों के साथ आज पूरे देश के आदिवासियों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम केवड़िया क्षेत्रों को नहीं बचा सके तो आने वाले दिनों पे इस ही प्रकार डेवलपमेंट के नाम से, प्रवासन के नाम से, होटल मोटल डेवलपमेंट के नाम से आदिवासियों की भूमि ऐसे ही जबरन छीन ली जाएगी। नमस्कार, जोहार साथियों, सबको आपकी जय जय आदिवासी। मैं डॉक्टर जितेंद्र वसावा, आदिवासी भारत चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर राज भाई हमारे साथ है, डॉक्टर शांतिकर वसावा जो सामाजिक कार्यकर है वो हमारे साथ है। आज एक आम आदमी, जो आदिवासी समुदाय का आम आदमी जिस तरह से गांव में जी रहा है और जिस तरह से गांव में अपनी हालातों के साथ जी रहा है, अनेक समस्याओं के साथ जी रहा है, बहुत सारे संघर्षों के साथ जी रहा है, उसी संघर्षों में खुद की आवाज़ को वो देश दुनिया के सामने नहीं बुलंद कर पाता। ऐसी जो दबी आवाज़ों का एक प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे साथी आज हमारे साथ है। तो आज जो खास हम बातचीत करने वाले हैं वो 4 मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहली जो बात है वो आप सब जानते हैं, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से पूरे देश दुनिया में जिस बात को फैलाया गया है, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उजलेपन के पीछे एक जो अंधेरा आपको दिखाई नहीं दिया जा रहा है या तो दिखाया नहीं जा रहा है, उस अंधेरे की हम थोड़ी बात करेंगे कि उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास इलाकों में गुजरात के आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। देश भर में हम देख रहे हैं कि ये कोरोना की बड़ी महामारी है, पर साथियों आपको बता दें कि आदिवासी इलाकों में कोरोना से भी सबसे बड़ी महामारी अगर बताई जाए तो ये आदिवासियों के हक अधिकार छीनने वाली महामारी आदिवासी झेल रहे हैं। तो ऐसी एक बड़ी महामारी इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इलाकों में फैली हुई है, उसी की हम बात करते हैं। राज भाई, आप उस संगठन के साथी रहे हैं और आपने वहाँ की ज़मीनी स्तर की हालातों को देखा है। तो फिलहाल ये जो लोग सरकार के जो प्रतिनिधि है और पुलिस कर्मचारी है, से लोग 144 में घर में है, लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, और ये जो कानून है वो सिर्फ लोगों के लिए ही बना है कि सरकार के जो लोग जो काम करने के लिए बाहर निकल चुके हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाकों में 6 गाँव में जो जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, क्या ये सरकार को ये कानून 144 ये सरकार के जो कानून लोग हैं उनको नहीं लागू होता है? डॉक्टर जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका और आपकी चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर आज हमें बोलने का मौका अवसर दिया आपने, और हमें इनवाइट करके ये इश्यूज़ को हम नेशन वाइड कैसे रेज करें, इसको कैसे पूरे देश में जो गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस तरह से जो केवड़िया कॉलोनी के आदिवासी जो गांव है और आदिवासी समुदाय को किस तरह से ये दमन कर रही है, अत्याचार कर रही है, और जो लॉ एंड ऑर्डर्स है उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है, वो बात आज हम आपके बीच में आपकी चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का थोड़ा बहुत इतिहास भी हमें लोगों के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तो हम प्रेजेंट का या फ्यूचर का इम्पैक्ट क्या होगा वो हम नहीं जान पाएंगे। तो बेसिकली ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू, जिसकी हाइट करीबन 597 फीट करीबन 182 मीटर की है, और इसको बनाने के लिए करीबन 3,500 करोड़ की लागत हुई है।
अच्छा, बात यह थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सिर्फ पहले गवर्नमेंट ऐसा कह रही थी कि हमें एक छोटी सी हिल चाहिए, जिसको हम यहाँ के जो लोकल एक्टिविस्ट है उसे साधु टेकरी के नाम पे जानते थे। और ये जो साधु टेकरी है वो एक्चुअली हम आदिवासियों की आस्था का स्थान था। तो जो आस्था का स्थान था उसको डेमोलिश करके इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर स्टैच्यू एक बनाना चाहते हैं, जिससे जो नर्मदा जो डैम बना है, नर्मदा रिवर के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है उसका पूरा व्यू दिखा सके। तो उसके मद्देनज़र ये गवर्नमेंट ने ये एक प्रोजेक्ट रखा। 2012 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भूमि पूजन किया था। तो उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें सिर्फ एक ये छोटी सी हिल का जो एरिया है वो चाहिए। अब जो सरकार की जो हिडन जो मोनोपोली रहती है वो लोगों को पता नहीं थी। गवर्नमेंट ने ऐसा लोगों को बताया कि अगर ये स्टैच्यू यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर प्रवासन जो लोग हैं, टूरिस्ट लोग आएंगे, आपको रोजगारी मिलेगी और आपका डेवलपमेंट होगा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए आपने 6 गांव बोला था, एक्चुअली वो 6 ग्रुप ग्राम पंचायत है। ओवरऑल 14 जो विलेज है, 14 विलेज का करीबन 10,280 हेक्टेयर टोटल ज़मीन है और करीबन 20,000 से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के तहत विस्थापित होंगे। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट जो भी अगर अपना प्रोजेक्ट रखती है तो आप ट्रांसपेरेंसी रखिए कि आप इतने क्षेत्रों को आप कवर करेंगे, इसमें ये प्रोजेक्ट्स आएगा, इतने लोगों को जॉब मिलेगी या इतने लोगों का डेवलपमेंट होगा। लेकिन गवर्नमेंट अपने जो एजेंडा है उसको हिडन रखती है, छिपा के रखती है और स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ाती है। तो ये जो अनुसूची 5 का जो हमारा एरिया है वो एक्चुअली आदिवासियों का जो पारंपरिक जो रीत रिवाज है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो बोली है, लैंग्वेजेस, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, जो हमारी क्या बोलते हैं आय का एक स्रोत है, उसे प्रिजर्व करने के लिए अनुसूची 5 का प्रावधान किया गया था। वो प्रावधान के तहत आप कोई भी गैर आदिवासी हो, जो अनुसूची 5 का एरिया है उसमें आप घूम नहीं सकते इंडिपेंडेंटली, आपको पर्टिकुलर ग्राम पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन गुजरात की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अनुसूची 5 जो हमारी जो आर्टिकल है उसको ख़त्म कर दिया, उसको डेमोलिश करके अपनी मन मर्जी से ये जो ज़मीन कैप्चर करने के लिए, हथियाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम का एक प्रोजेक्ट लाए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम का प्रोजेक्ट के साथ साथ ये नए नए दूसरे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, सभी 33 जो राज्यों के जो भवन है वो ला दिए, डायनासोर पार्क ला दिया, फिर रिवर राफ्टिंग प्रोजेक्ट्स ला दिया, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये लोग लाए, म्यूजियम्स ला दिए। तो इसके तहत ये पूरा एरिया डेवलप करना चाहते हैं। नहीं, पर जैसे देश में महामारी का एक बड़ा संकट चल रहा है जी, और लोगों को बताया जा रहा है कि आप घर में ही रहो जी, और एक तरफ आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप घर में रहो जी, और दूसरी तरफ आप बाहर निकल के आप लोगों के विरुद्ध में जब काम शुरू कर रहे हैं जी, तो ऐसा एक माहौल केवड़िया में दिख रहा है जी, कि पूरा मतलब गुजरात बाहर नहीं निकल रहा है, गुजरात गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं लोग जी। ऐसे माहौल में जब गुजरात सरकार के लोग जब किसी एरिया को हथियाने के लिए, छीनने के लिए ऐसी महामारी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आपने सोचा था? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था, टू द पॉइंट। ये जब एक्चुअली क्या हुआ, जब 1 मई को एक गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज हुई थी कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो एरिया है उसके इर्द गिर्द कोई भी कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कर सकता, ऐसा एक स्टे लाया था हाई कोर्ट ने। और वो हाई कोर्ट में मतलब जो स्टे था वो जो अपील दर्ज की थी उसको गुजरात हाई कोर्ट ने 1 मई 2020 को खारिज कर दी। तो जैसे 1 मई को ये जो अपील खारिज हुई, विद इन नेक्स्ट डे मतलब 2 मई को गुजरात की जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की जो सरकारी प्रशासन है वो अपनी कुछ टीम लेकर ये जो अगल बगल के जो 6 ग्रुप ग्राम पंचायत है उसके जो ज़मीन है उसकी नापने के लिए, उसके सर्वे के लिए उन्होंने टीम उतार दी। तो वो सिर्फ 14 गाँव की बात नहीं है, ये जो पूरा जो 72 गाँव का जो रेडियस है उसे कैप्चर करना ये लोग चाहते हैं, जिसका हम
सख्त मतलब शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट सिविलियंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ अलग दिखाती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या गवर्नमेंट जो सेक्टर्स है उसके लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर दिखाती है। तो ये कथनी और करनी में थोड़ा डिफरेंट है। एक तरह से ये डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे एक साथी झारखंड के एक साथी है बीजू टोप्पो, जो बहुत नामी डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार है। उसने बहुत साल पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था विकास बंदूक की नाल पर। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये गुजरात में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास क्या वो विकास बंदूक की नाल पर आप देख रहे हैं? हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। कई सालों से हम वहाँ राजपीपला में रहते हैं और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है उसके लिए जो ज़मीनें एक्वायर्ड हो रही है उसके लिए जो लोग लड़ रहे हैं हम उसको नज़दीक से, बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं। ऐसे कहे तो हम जो नर्मदा पे केवड़िया का जो नवागाम डैम बना है 1962 में, तो डैम बना है और उसका जो शिलान्यास किया है उसी वक्त से ही हमारे आदिवासी वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो डैम बना इतने साल तो सब लड़े, तब तक ज़मीनें सब एक्वायर्ड हो रही थी। डैम बनाने के लिए जो साधन रखना था उसके लिए ज़मीनें एक्वायर्ड नहीं हुई, लेकिन साधन रखने के लिए 6 गांव की ज़मीन ली गई थी। तो ये एक विस्थापन नहीं था लोगों के, यानी कि विस्थापन का मुआवजा जो मिलता है वो विस्थापन नहीं था। तो ये सामान रखने के लिए वो ज़मीनें ली गई थी। उसके बाद डैम बन गया, लोगों ने सोचा कि चलो डैम बन गया है अब तो हमको राहत मिलेगी, हम जी पाएंगे अच्छी तरह से, शायद पानी भी मिलेगा तो हम खेती भी कर पाएंगे। लेकिन ये स्टैच्यू, ये कभी सोचा ही नहीं था यहाँ के लोगों ने। ऐसा भी एक दिन आएगा कि ये स्टैच्यू हमारे लिए ये मौत की बंदूक की नाल से विकास हाँ, होगा। सरदार साहब अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे हैं कि मैं कितने लोगों को, आदिवासियों को मार रहा हूँ। तो ये स्टैच्यू बना, हमारे लोगों ने सोचा चलो ये नदी के बीच में बन रहा है, बनने दो। हमारा जो ये वहाँ के पूजा करने की जगह पे थी, फिर भी जाने दिया लोगों ने। तो स्टैच्यू बन गया, हमको पता नहीं था धीरे धीरे और इसके बाद ये ज़मीनें एक्वायर्ड होने लगी। जो ज़मीन पे लोग बहुत सालों से रह रहे थे, वो उस पे खेती कर रहे थे। तो जो ज़मीनें थी वो सभी लोगों के नाम पे थी। फिर भी धीरे धीरे वो ज़मीन निगम ने कैसे उनके निगम के नाम पे कर लिया, पता ही नहीं चला लोगों को। अच्छा, लोगों की ही ज़मीन निगम ने अपने नाम कर लिया, पता ही नहीं चला। मतलब 5th शेड्यूल का खुला उल्लंघन हुआ। तो ये स्टैच्यू बन गया। उसके बाद सरकार ने एक बहुत बड़ी साजिश की तहत गुजरात गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट के बारे में अभी राज भाई ने, अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डेवलपमेंट, एरिया डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एक्ट 2019 जो बना, वो बिल्कुल ही 5वीं अनुसूची के खिलाफ है। क्योंकि 5वीं अनुसूची कहती है कि कोई भी एक्ट बनता है वो विधानसभा नहीं बना सकती जब तक टीएसी और राज्यपाल उसको अनुमति नहीं देती और राष्ट्रपति उसको मंजूर नहीं देते, तब तक कोई भी एक्ट 5वीं अनुसूची में लागू नहीं हो सकता। फिर भी गवर्नमेंट ने वो एक्ट बनाया और इस एक्ट की तहत जो सत्ता मंडल बना उसमें भी आदिवासियों को 5वीं अनुसूची है, इसके लिए भी आदिवासियों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जो ज़मीन एक्वायर्ड करने की जो कामगिरी थी वो सरकार ने शुरू करी। उसके खिलाफ जो एक पिटीशन थर्ड पार्टी के द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उस पिटीशन में एक 1 मई को एक जो उसका जो डिसीज़न आया है उसमें उसने कहा है कि जो अफेक्टेड लोग हैं, पिटीशन पूरी तरह खारिज हुआ ऐसा भी नहीं है। जो अफेक्टेड लोग अगर जो पिटीशन करते हैं तो हम उसको सुनेंगे। आज केवड़िया से शुरू हुई है, बंदूक लगा करके विकास की शुरुआत की गई है। ये क्या रुकेगी या तो आगे बढ़ेगी? अपने लोगों को कैसा अपना लोगों का क्या भविष्य रहेगा अगर ये चलता रहा तो? लोग शांति प्रिय लोग हैं, कभी हिंसा नहीं करते हैं और हिंसा में मानने वाले लोग नहीं है। आदिवासी समाज कभी हिंसा में नहीं। अगर आप उनके घर पे भी जाओगे तो पहले पूछेंगे कि पहले पानी देंगे और आखिर में पूछेंगे कि आप कहाँ से आए। इतने अहिंसक लोग के सामने जब ये चुनौती आ गई है, फिर भी हम लोग केवड़िया के लोग
वो अहिंसक तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे और प्रशासन जो है वो पूरा पुलिस बल CRF ये सब टुकड़ियाँ लगा के वहाँ की ज़मीनें हड़पने का काम कर रही है। देख रहा हूँ मैं कि देश भर के आदिवासी जो है एकजुट में आ रहे हैं, पर बहुत कम एकजुटता बन रही है। जैसे आज डांग के आदिवासी है, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि केवड़िया का सवाल हमारा सवाल है। आज बनासकांठा, साबरकांठा या छोटाउदेपुर के आदिवासियों को ऐसा नहीं लग रहा है कि केवड़िया जो ज़मीनें जा रही है, कल उठ करके हमारी ज़मीनें भी जा सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, फिर जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, तो ये आप सोचते होंगे कि केवड़िया का ही ये इश्यू है, लेकिन ये आपके घर तक कब आएगा ये आपको पता नहीं है। सभी लोगों को ये अफेक्ट करेगा और इस छोटाउदेपुर के आदिवासियों के लिए, सभी के लिए होगा। सलामत है ऐसा नहीं है। हाँ, सभी के लिए ये आने वाला है और हम तो ये चाहते हैं कि ये पूरा नेचर जो है ये सुरक्षित रहे। आज का जो सिचुएशन खड़ा हुआ है, उत्क्रांति के बाद के बारे में बात करें तो वायरस अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कोरोना वायरस काम कर रहा है, मनुष्य अपनी ज़िंदगी के बचाने के लिए अपना काम कर रहा है। तो इस नेचर को हम बैलेंस रखेंगे, नेचर में जो सबको जीने का जो हक है उसको सुरक्षित रखेंगे। इस तरह का डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे तो ही इस धरती को और सारे जीव को हम बचा पाएंगे। तो एक जो है राज भाई की जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आदिवासियों के एरिया में, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंटल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आदिवासी एरिया में अगर कोई भी इस तरह के डेवलपमेंट से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या आदिवासियों को उसमें से कुछ रॉयल्टी मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो हम जानना चाहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कुछ आदिवासियों को मिल रहा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है जितेंद्र जी कि जो डेवलपमेंट की परिभाषा मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की भाषा आज के दौर में सिर्फ लूटना है, ना कि देना। सिर्फ लूट है, सिर्फ लूटना है। वैसे संविधान की गाइडलाइन के मुजब और अनुसूची 5 के प्रावधान के मुताबिक जो भी वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है उसकी 33% जो भी रेवेन्यू होगी वो वहाँ की लोकल ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। मेरा कहने का दोबारा यही है कि जो लोग कितने सालों से उनका जो रीइन्वेस्टमेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मुआवजे के लिए जो लड़ रहे हैं, वो मुआवजा अभी नहीं मिला, तो ये रेवेन्यू की तो बात बहुत दूर हो गई है। हाँ, आप समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखिए, जब उनको मुआवजे के तौर पर 7.5 लाख रुपए पर हेक्टर 7.5 लाख रुपए का उनको रकम देनी थी, करीबन 600 स्क्वायर मीटर का प्लॉट उनको मिल रहा था। फिर अगर कोई 15 साल की एज पर कोई पुख्त होता है, 18 साल की एज पर अगर कोई पुख्त होता है तो उसको 5 लाख रुपए की राशि स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको देनी चाहिए थी, लेकिन आज तक वो मुआवजा उनको नहीं मिला है। तो मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी तो बात ही नहीं है। अब देखिए ना, वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो फंड यूज हुआ है वो स्टैच्यू बनाने के लिए वो गवर्नमेंट का यूज हुआ है, ठीक है। जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो किसी ट्रस्ट में जा रहा है, कोई कंपनियों में जा रहा है। आप समझ रहे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी उसके आई थिंक मुख्य उसमें भागीदार, मतलब जो भी एक मेंबर भी है। तो जो पैसा जो लागत हुई है वो सरकारी मतलब कि पब्लिक का पैसा लगा है, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है पर्टिकुलर कोई कंपनी ले रही है। अब देखिए ये किस तरह की लूट है। लूट वाला जो एक विकास का मॉडल है जी, मतलब वो देश में अब फैल रहा है धीरे धीरे, और वो सबसे ज्यादा जिन लोगों के पास संसाधन है जी, उन्हीं को मार झेलना पड़ेगा। मैं ये बात पे एक बात करूँ, अगर मैं आपके ऊपर टॉर्चर करता हूँ तो आप न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? या तो पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, या सरकारी प्रशासन मतलब कि जो लीगल एड होगी, या सेशंस कोर्ट होगी, या हाई कोर्ट होगी। अगर सरकार ये कोर्ट और ये जो क्यों बना है पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी रखे, वो न्याय दे सके। लेकिन यहाँ पर सरकार भी उनकी है, पुलिस प्रशासन भी उनकी है, कोर्ट भी उनका है, तो हमारे जैसे आदिवासियों को न्याय कौन देगा? तो अगर हम
सोशल मीडिया में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम आवाज़ उठाते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक करते हैं, तो हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर नक्सलाइट्स का टाइटल लग जाता है, तड़ीपार का टाइटल लग जाता है। जबकि हम सिर्फ संवैधानिक तौर पर हम लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों की माहिती इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप समझिए सरकार कितना दबाव बना रही है एक इश्यू को दबाने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट का जो एक बुलडोजर आदिवासी इलाकों में चलाने की कोशिश चल रही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रावधान होते हुए भी ये बुलडोजर क्या चलता रहेगा, या कुछ ऐसे प्रावधान है या ऐसी कोई उम्मीद है संविधान की प्रावधान के होते हुए, कोई ऐसी उम्मीद दिख रही है कि आदिवासी इस बुलडोजर के नीचे दब ना जाए और कुछ बच जाए? ऐसा लगता है कि देश में जो लोकशाही है वो संविधान से बची है, लेकिन जब आदिवासी क्षेत्रों की बात आती है तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो भी कानून बना है या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ रहे हैं, तो वो आदिवासी क्षेत्र में संवैधानिक जो अधिकार दिए 5वीं अनुसूची में, वो 5वीं अनुसूची का कहीं भी रिफेर नजर नहीं आता है। और संविधान का जो अधिकार है 5th शेड्यूल का, वो 5th शेड्यूल को बाइकआउट करके आदिवासी क्षेत्रों के लिए जजमेंट दे रहे हैं। जैसे कि हमने जंगल जमीन के बारे में पहले जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का देखा, तो जैसे बाद में सर्वे हुआ कि तकरीबन 60 लाख आदिवासी को वो जजमेंट इफेक्ट कर रहा था, और सारे जो वो आदिवासी क्षेत्र था वो 5th शेड्यूल अंतर्गत वो क्षेत्र आता है। फिर भी वो जो पिटिशनर रहे होंगे या फिर जो डिफेंडेंट जिसने डिफेंड किया होगा, उन लोगों ने वो संवैधानिक जो प्रणाली है आदिवासियों के लिए 5th शेड्यूल का, उसमें कोई बात नहीं रखी। सवाल है दूसरा, एक जो हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं, तो अभी जो केवड़िया की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको केवड़िया में 5th शेड्यूल ऑलरेडी लागू है, गुजरात में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बन रही है, तो हमें यह भी सोचना चाहिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या उनको कंसेंट दे रही है, क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी की कंसेंट के बगैर तो वहां कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, या तो सिग्नेचर लिए जाते होंगे या फिर कॉन्फ्रेंस होती होगी, मीटिंग होती होगी, कुछ तो होता होगा, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस बात को सामने नहीं ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार समाज को खड़ा होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केवड़िया को लेकर सिर्फ 5th शेड्यूल को लेकर पिटीशन दायर करनी चाहिए। मतलब कानूनी तौर देखा जाए कि भाई हाई कोर्ट संवैधानिक जो अधिकार है 5th शेड्यूल, उसको किस तरह डिल्यूट करती है, या फिर अगर हाई कोर्ट में अगर रिट हुई तो पार्टी टीएससी भी बनेगी, तो टीएससी उनका स्टेटमेंट फाइट करेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि भाई उन लोगों ने कंसेंट दी है या नहीं दी है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी एक्सपोज हो गए समाज के सामने कि वो वहां जाके वो क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि केवड़िया का जो डेवलपमेंट एरिया जो डेवलप हो रहा है, उसमें हमने सुना है कि अगर कोई बाहरी संगठन के लोग अगर उसी मुद्दे को हाईलाइट, उसी मुद्दे को सपोर्ट में, अगर वहां के लोगों के सपोर्ट में अगर जा रहे हैं, तो वहां के प्रशासन द्वारा ऐसे संगठन के लोगों को रोका जाता है, बाहरी संगठनों के सपोर्ट ना मिले, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा हम सुन रहे हैं। तो ये क्या सच में इस तरह से गवर्नमेंट पेश आ रही है संगठनों के साथ? ये आपने जो बताया जितेंद्र भाई, ये सही चीज़ है, क्योंकि वहाँ का जो असली मुद्दा है, लोग जो सफ़र कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन करने की जिम्मेदारी वहाँ के जो एमएलए है, वहाँ के जो जिला पंचायत तालुका पंचायत के सदस्य है, एमपीज है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो लोग गवर्नमेंट में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करने हैं कि केवड़िया में सब कुछ अच्छा है, हम वहाँ पे रोजगार दे रहे हैं, तो लोगों की जो समस्या है गवर्नमेंट के पास पहुँची नहीं है। तो गवर्नमेंट इस तरह से बताती है कि हमारे पास तो कोई सवाल ही नहीं केवड़िया के लोगों को, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनको ये सवाल ज़रूर खड़ा करना चाहिए। और बाहर के जो लोग आते हैं, बाहर का जो संगठन कोई मदद में आता है या कोई जो समाज सेवी लोग हैं, वो अगर हेल्प में जाते हैं तो उनको कोई दूसरी चीज़ों में उनको फंसा के उनको वहाँ से भगाया जाता है। और केवड़िया एरिया जो है ऑलरेडी 144 तो वहाँ कई समय से लगाया हुए, मतलब बाहर से लोग ना जाए इसके लिए वहाँ पे लगाई हुई है। जैसे 1997 में समता जजमेंट आया है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि 5वीं अनुसूची में जो ज़मीनें है वो आदिवासी है, वो गैर आदिवासी नहीं ले सकता। गवर्नमेंट भी गैर आदिवासी है तो वो भी नहीं ले सकती। तो वो जो कानून जो वहाँ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको तो अभी तक लागू नहीं किया। और जैसे ही आदिवासी के खिलाफ 1 मई को डिसीजन आया, 2 मई को आप ज़मीनें वहाँ पे हड़प करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। तो ये कैसा दोहरी नीति है कि आदिवासियों के लिए जो कानून बनते हैं वो कभी आप इम्प्लीमेंट नहीं करते और उनके खिलाफ जो आता है वो दूसरे दिन आप लग जाते हैं। तो ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जो भी कानून बनता है वो सबके लिए बराबर है। तो ये हम ये सोचते हैं कि ये कोरोना को जो संकट है पूरे विश्व में, आदिवासी तो इस संकट से शायद बच जाएंगे। ये डेवलपमेंट नाम का जो वायरस है उससे आदिवासी जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आदिवासी संबंधित सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आदिवासी भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए सबको आपकी जय जोहार, जिंदाबाद।